गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स स्टडी विथ प्रियंका। स्टूडेंट, आज हम बिजनेस लॉ का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने से पहले हम एक टर्म को पढ़ेंगे जिसका नाम है एग्रीमेंट। सो स्टूडेंट, आई वांट टू डिफाइन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट, क्योंकि जब तक आपको एग्रीमेंट क्लियर नहीं होगा तब आप कॉन्ट्रैक्ट को भी क्लियरली पढ़ नहीं सकते। सो व्हाट इज़ एग्रीमेंट? अंडर सेक्शन 2E, एग्रीमेंट का सेक्शन क्या है? 2E। देखिए, अब एग्रीमेंट का सेक्शन हमें कैसे याद होगा? देखिए, एग्रीमेंट में सबसे ज़्यादा कौन सा करेक्टर आ रहा है? ई आ रहा है ना। तो आप ऐसे भी याद करके रख सकते हो कि एग्रीमेंट का सेक्शन क्या है? 2E। क्योंकि एग्रीमेंट में सबसे ज़्यादा करेक्टर किसका यूज़ हो रहा है? ई करेक्टर का यूज़ हो रहा है। Under section 2E, every promise and every set of promises forming the consideration for each other is an agreement. Example, if Anil promises to sell his scooter to Krishna for ₹5,000। देखिए, एक अनिल नाम का पर्सन है, उसने कृष्णा को प्रॉमिस किया कि वो अपना स्कूटर उसको 5,000 रुपये में सेल करेगा। और कृष्णा ने भी क्या किया? उसे प्रॉमिस किया कि वो अनिल को 5,000 रुपीज़ क्या करेगा? पे करेगा। तो दोनों प्रोमिसेस ने क्या बनाया? एक एग्रीमेंट बनाया। तो ये जो प्रोमिसेस होते हैं या प्रोमिसेस का जो सेट होता है जिसमें दोनों पार्टीज एक दूसरे को कंसिडरेशन देने का क्या करती हैं? प्रॉमिस करती हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट बोलते हैं। ठीक है। सेक्शन क्या है एग्रीमेंट का? 2E। ओके। एंड कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन क्या है? 2H। सेकंड, डेफिनेशन। एग्रीमेंट की डेफिनेशन तो मैं आपको बता चुकी हूँ। एंड एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट की क्या डेफिनेशन है? एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले एग्रीमेंट बनता है। ठीक है। एग्रीमेंट जब एक प्रोमिसर प्रोमिसी को क्या करता है? प्रॉमिस करता है। ठीक है। एक वचनदाता होता है और एक वचन ग्रहीता होता है, जिसको हम प्रोमिसर बोलते हैं, प्रोमिसी बोलते हैं। वचनदाता वचन ग्रहीता को वचन देता है और वचन ग्रहीता उस वचन को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। ठीक है। तो एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले एग्रीमेंट बनता है। ठीक है। जब वो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है, जब वो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है, उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ओके। स्कोप हैज़ अ वेरी वाइड स्कोप बिकॉज ईच कॉन्ट्रैक्ट इज फर्स्ट एन एग्रीमेंट। आ गई ना बात कि कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले क्या बनता है? एग्रीमेंट बनता है। तो इसका स्कोप क्या होगा? वाइड होगा। और कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप क्या होगा? लिमिटेड होगा। नेचर कवर्स लीगल एंड एक्स्ट्रा लीगल अफेयर्स। और कॉन्ट्रैक्ट में ओनली लीगल अफेयर्स क्या होते हैं? कवर्स होती है। बेस इज बेस्ड ऑन प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल। मैंने बताया था ना, इसमें प्रोमिजर होता है, प्रोमिजी होते हैं। एंड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? इट इज़ बेस्ड ऑन एग्रीमेंट। पूरा एग्रीमेंट जब बन जाता है ना, और जब वो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है, तब उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो हर कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट होता है, बट हर एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट हो ये ज़रूरी नहीं होता। नेक्स्ट है लीगलिटी। पार्टीज हैव नो लीगल ऑब्लिगेशन। इसमें पार्टीज एक दूसरे पे कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं लगा सकते, इसलिए हम बोलते हैं कि एग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है। अगर कोई एग्रीमेंट है, ठीक है, अगर कोई क्या है? एग्रीमेंट है, अगर उसमें लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। पार्टीज हैव नो लीगल ऑब्लिगेशन। पार्टीज की लीगल ऑब्लिगेशन कब होगी? जब वो एग्रीमेंट क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट वो कब बनेगा? जब उसमें कॉन्ट्रैक्ट के क्या होंगे? सारे फीचर्स होंगे। कॉन्ट्रैक्ट के फीचर्स जैसे कि आपने पढ़े होंगे, कॉन्ट्रैक्ट के फीचर्स क्या होने चाहिए? कि उसमें दो पार्टी का होना ज़रूरी होता है। ठीक है। और उसके अंदर पार्टनर्स की कैपेसिटी का होना ज़रूरी होता है। पार्टनर्स की कैपेसिटी मतलब उसकी कॉम्पिटेंसी का होना ज़रूरी होता है। कॉम्पिटेंसी मतलब आपने पढ़ा होगा अंडर सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग, पार्टीज़ में जो पर्सन है, पार्टीज़ के अंदर जो पर्सन है उनका मेजर होना ज़रूरी होता है, वो साउंड माइंड के होने ज़रूरी होते हैं। ठीक है। और कोई भी पर्सन डिसक्वालीफाइड ना हो, किसी भी लॉ के द्वारा डिसक्वालीफाइड ना हो। अगर ये कॉम्पिटेंसी है, ठीक है, तो वो पार्टनर्स क्या कर सकते हैं?
कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज होना ज़रूरी है। अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हो तो जो पार्टीज़ की कंसेंट है ना, वो क्या होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए, कि स्वतंत्र सहमति के साथ दोनों पार्टीज़ क्या कर रही हो, एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट कर रही हो। कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन का मतलब अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं है, अगर अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं है, कंसिडरेशन इन द सेंस जैसे कि मैंने आपको कहा कि जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये बुक आप 250 में ले लीजिए, ठीक है, तो मैं आपको क्या दे रही हूँ, बुक, और उसके बदले में क्या ले रही हूँ, 250 आपसे ले रही हूँ, 250 मैं आपसे ले रही हूँ। तो ये दोनों पार्टीज़ को क्या मिल रहा है, कंसिडरेशन मिल रहा है। तो कंसिडरेशन का होना ज़रूरी, जहाँ कंसिडरेशन नहीं है वहाँ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो ये सब जो फीचर्स हैं, अगर ये फीचर्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, तो वो उस पार्टीज़ में क्या होगा, लीगल ऑब्लिगेशन होगा। अगर एक पार्टी अपने कहे अनुसार काम नहीं करती तो दूसरी पार्टी क्या कर सकती है, उस पर स्यू कर सकती है, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सो वी कैन से एग्रीमेंट इज़ नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। अगर कोई चीज़ है, वो एग्रीमेंट है, तो वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, क्योंकि उसमें कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। हाँ, अगर वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या होगा, एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा, और उसके अंदर जो भी पार्टीज़ हैं हम उस पर क्या कर सकते हैं, लीगल ऑब्लिगेशन लगा सकते हैं। आई होप आपको एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में जो भी डिफरेंस है वो पता लग गई होंगे। अब हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट। मोस्टली स्टूडेंट्स को एग्रीमेंट्स के ये जो टाइप्स हैं वो समझ नहीं आते हैं, तो मैं ट्राई करती हूँ, आपको समझ आ जाएंगे, श्योर भी हूँ कि आपको समझ आ जाएंगे। बेस्ड ऑन ऑब्लिगेशन, देखिए एग्रीमेंट के काइंड्स में आपको बेस दे रखे हैं। बेस्ड मतलब बेस्ड ऑन ऑब्लिगेशन, ठीक है, बेस्ड ऑन मोड ऑफ क्रिएशन, इसके अंदर पॉइंट्स होंगे, बेस्ड ऑन एनफोर्सेबिलिटी, बेस्ड ऑन लॉ एंड सो ऑन। बेस्ड ऑन ऑब्लिगेशन के अंदर हम दो तरह के एग्रीमेंट को पढ़ेंगे। फर्स्ट एग्रीमेंट इज यूनिलेटरल एग्रीमेंट एंड सेकंड टाइप इज बायलेटरल एग्रीमेंट। देखिए यूनिलेटरल एग्रीमेंट क्या होता है। इन अ यूनिलेटरल एग्रीमेंट वन पार्टी टू द एग्रीमेंट has fulfilled the commitment while the other has yet to do it। यूनिलेटरल एग्रीमेंट में क्या होगा, एक पार्टी अपने एग्रीमेंट को फुलफिल कर चुकी होगी और दूसरी पार्टी को अभी करना बाकी होगा, ठीक है, दूसरी पार्टी ने अभी अपने एग्रीमेंट को पूरा नहीं किया, उसे फुलफिल करना भी बाकी है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, ए ने बी को प्रॉमिस किया कि वो अपनी गुड्स बी को सेल करेगा, ठीक है, और बी ने क्या प्रॉमिस किया कि जब उसको गुड्स मिल जाएंगी तब वो उसको पे करेगा। ए ने क्या किया, अपनी कमिटमेंट को फुलफिल कर दिया। ए ने क्या किया कि अपने गुड्स को सेल कर दिया, लेकिन बी ने कहा कि मैं आपको पेमेंट 1 मंथ आफ्टर दूंगा, ठीक है, बी ऑन द स्पॉट पेमेंट नहीं कर रहा, बी कह रहा है कि आप मुझे उधार पर दे दो, मैं 1 मंथ आफ्टर आपको क्या करूँगा, पेमेंट करूँगा। तो इस तरह के एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं, यूनिलेटरल एग्रीमेंट। नेक्स्ट इज बायलेटरल एग्रीमेंट। बायलेटरल एग्रीमेंट एन एग्रीमेंट इन विच बोथ पार्टी हैव टू फुलफिल अ कमिटमेंट और कमिटमेंट साइमल्टेनियसली। इसमें क्या होगा कि अगर दोनों ही पार्टीज अपने कमिटमेंट को क्या कर चुकी हैं, फुलफिल कर चुकी हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायलेटरल एग्रीमेंट। जैसे कि ए ने क्या कहा कि मैं आपको अपनी बुक सेल करना चाहता हूँ और वो बी को दे देता है बुक, और बी भी क्या करता है, एग्रीड प्राइस पर क्या करता है, बुक को ले लेता है और प्राइस को ए को दे देता है। तो इसमें दोनों ही पार्टीज़ क्या कर रही हैं, अपनी कमिटमेंट को फुलफिल कर रही हैं, तो इसको हम बायलेटरल एग्रीमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन मोड ऑफ क्रिएशन। बेस्ड ऑन मोड ऑफ क्रिएशन में क्या होगा, एक्सप्रेस एग्रीमेंट एंड इम्प्लाइड एग्रीमेंट। एक्सप्रेस एग्रीमेंट क्या होता है बेटे, एक्सप्रेस एग्रीमेंट होता है व्हेन अ प्रपोजल इज मेड एंड एक्सेप्टेड एक्सप्लिसिटली बाय वर्ड्स ऑफ माउथ और इन राइटिंग, द एग्रीमेंट रीच्ड इज एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट। देखिए जब आप एक प्रपोजल को बनाते हो या एक्सेप्ट करते हो, ठीक है, बाय वर्ड्स ऑफ माउथ, बोलकर या लिखकर, जब आप एक प्रपोजल को
क्या करते हो, या तो बनाते हो या उसको क्या करते हो, एक्सेप्ट करते हो बोलकर या लिखकर, तो उसको हम बोल देंगे एक्सप्रेस एग्रीमेंट। क्योंकि हमने अपनी जो प्रॉमिस है, जो अगर हम प्रॉमिस कर रहे हैं या प्रॉमिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम उस प्रॉमिस को बाय वर्ड क्या कर रहे हैं, बाय वर्ड एक्सप्रेस कर रहे हैं, या हम क्या कर रहे हैं, राइटिंग से क्या कर रहे हैं, उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ऐसे एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस एग्रीमेंट। नेक्स्ट इज इम्प्लाइड एग्रीमेंट। इम्प्लाइड एग्रीमेंट एंड एग्रीमेंट विच आर नॉट एक्सप्रेस आर कॉल्ड इम्प्लाइड एग्रीमेंट। ऐसे एग्रीमेंट जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते उसको हम इम्प्लाइड एग्रीमेंट बोलते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर बाई चांस आपको दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाना है तो आप दिल्ली की बस क्या करोगे, दिल्ली की बस में जाकर बैठ जाओगे। अगर आप दिल्ली की बस में जाके बैठ गए हो तो ये ये मतलब कि आपको क्लियर है कि आपको टिकट लेनी पड़ेगी। और अगर आप टिकट नहीं लेते और आप पकड़े जाते हो, अगर कोई पर्सन टिकट नहीं लेता और वो पकड़ा जाता है, तो वो ये नहीं बोल सकता कि मुझे तो बताया ही नहीं था। ठीक है, ये तो ऑब्वियस बात है कि अगर आप बस में बैठे हो तो आपको टिकट लेनी पड़ेगी, आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं, इम्प्लाइड एग्रीमेंट बोलते हैं। और अगर उसने टिकट नहीं ली है तो जो भी पनिशमेंट है वो पनिशमेंट उसको दी जाएगी, उस पनिशमेंट को वो अवॉइड नहीं कर सकता। बेस्ड ऑन एनफोर्सेबिलिटी, बेस्ड ऑन एनफोर्सेबिलिटी का मतलब है वॉइड एग्रीमेंट और वॉइडेबल एग्रीमेंट। बेस्ड ऑन एनफोर्सेबिलिटी के दो टाइप्स हैं, वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइडेबल एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट कौन सा होता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2G ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एनी एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी अ वॉइड एग्रीमेंट। ऐसा एग्रीमेंट जिसको हम एनफोर्सेबल बाय लॉ कर ही नहीं सकते, ऐसे एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं, वॉइड एग्रीमेंट। जैसे कि मैंने अभी आपसे कॉम्पिटेंसी की बात की, कॉम्पिटेंसी की बात मैंने क्या बताया था आपको कि एक कॉन्ट्रैक्ट में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कंपिटेंट पार्टनर्स ही क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। कंपिटेंट कौन होता है, मेजर होता है, साउंड माइंड होता है, और वो डिस्क्वालिफाइड किसी भी लॉ के द्वारा ना हो। तो अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं, ठीक है, अगर आप किसी माइनर के साथ कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप किसी माइनर के साथ क्या कर लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं, तो वो एग्रीमेंट शुरू से ही वॉइड होगा, क्योंकि वो एग्रीमेंट आगे चल के कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि वो शुरू से क्या है, वॉइड है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। नेक्स्ट इज वॉइडेबल एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर। ठीक है, वॉइडेबल एग्रीमेंट क्या होगा, जिसमें मतलब कि एक पार्टी तो किसी काम को करने के योग्य है बट दूसरी पार्टी वो काम करना नहीं चाहती। ठीक है, या फिर आप उस पर दबाव बना रहे हो किसी भी तरह का, मीन्स उसकी जो एक्सेप्टेंस है ना, वो कंसेंट एक्सेप्टेंस नहीं है। ठीक है, अगर हम एक पार्टी से दबाव बना के कोई काम करवा रहे हैं तो वो पार्टी इस बात को प्रूव करके उस एग्रीमेंट को क्या करवा सकती है, वॉइडेबल एग्रीमेंट करवा सकती है, उस एग्रीमेंट को ख़त्म करवा सकती है। तो ऐसे एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं, वॉइडेबल एग्रीमेंट। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन लॉ। बेस्ड ऑन लॉ ये तो आपको क्लियर होगा। लीगल एग्रीमेंट, लीगल एग्रीमेंट कब होता है, जब एक वैलिड एग्रीमेंट के सारे एसेंशियल एलिमेंट उसके अंदर होते हैं, तो ऐसे एग्रीमेंट को हम लीगल एग्रीमेंट बोलते हैं। ठीक है, और इलीगल एग्रीमेंट कौन सा होता है, इलीगल एग्रीमेंट होता है जिसमें मॉरल नहीं होता, जिसमें इमोरल होता है। इमोरल लाइक हम मतलब कि ऐसे एग्रीमेंट जो क्रिमिनल नेचर के होते हैं, ऐसे एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं, इलीगल एग्रीमेंट बोलते हैं। आई होप आपको ये काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच।